नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपसे हमने प्रॉमिस किया था कि ऑक्सफैम रिपोर्ट पर मैं लेक्चर सीरीज़ रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि इस रिपोर्ट को समझना बहुत अहम है। अहम इसलिए ताकि आप समझ सके कि वैश्विक स्तर पर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कौन लोग प्रभावित हो रहे हैं, कैसे प्रभावित हो रहे हैं, आने वाला समाज कैसा डेवलप हो रहा है, ये हमको जानना चाहिए। हम और आप कैसे प्रभावित हो रहे हैं, इसको समझने के लिए इस रिपोर्ट को हमने, जो इंट्रोडक्टरी हमारा लेक्चर था उसमें हमने कहा था कि उसको देखिएगा ज़रूर। बहुत लोगों का कमेंट आया, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि नहीं, इस पूरे सीरीज को आप कंटिन्यू कीजिए, ताकि इस रिपोर्ट को बेहतर तरीके से, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस रिपोर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसको ज़रूर पढ़ें, पढ़ना चाहिए। बहुत ही मज़ेदार रिपोर्ट है, आप विश्वास नहीं कीजिएगा। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी और आइडियोलॉजी का ये रिपोर्ट नहीं है, एक संस्थान का रिपोर्ट है, जिसको हमने डिस्कस किया था कि ऑक्सफैम क्या है। उस इंट्रोडक्टरी वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑक्सफैम इंटरनेशनल क्या है और ये रिपोर्ट क्यों इतना अहम है, उसमें हमने डिस्कशन किया है। तो चलिए सीधे हम लोग आते हैं पहले चैप्टर पर। हमने बताया था कि 4 चैप्टर है, इसके अलावा एक एग्जीक्यूटिव समरी है। समरी में वो पूरा जो 4 चैप्टर है उसी का इसेंस दिया गया है, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम डिटेल में चैप्टर को आपके सामने रखने जा रहे हैं। और एकदम मज़ेदार तरीके से आप समझिएगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, कितना कितना बेहतरीन इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है। और मैं चाहता हूँ कि कोई भी हो, पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, स्टूडेंट, टीचर, एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियन, सबको ये रिपोर्ट पढ़ना चाहिए। इस पर स्पेशल डिस्कशन होना चाहिए, ताकि लोग समझ सके कि पूरे विश्व में क्या क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ये नहीं आप समझेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे कि आखिर हमारा लाइफ कैसे प्रभावित हो रहा है। आप इसको समझिए, आपको समझना होगा। इस रिपोर्ट को समझने के लिए, तर्क करने के लिए, डिबेट करने के लिए ये रिपोर्ट में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विद दिस आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर 1 ऑफ ऑक्सफैम रिपोर्ट। The heading of this chapter is Gilded Age of Division, and I have explained in the introductory video that what is the meaning of Gilded Age of Division. And the Gilded Age of Division is indicating a kind of economy or a global system where a certain country, a few people, few corporations are getting the benefit from the system, and the wealth and income are concentrating in few hands, few corporations, few nations, few regions. तो गिल्डेड एज डिवीजन एक वैसे डिवीजन को कहा जाता है जिसमें कुछ लोगों का, कुछ कंट्रीज का, कुछ कॉरपोरेशंस का पूरे संसाधनों पर अधिकार है, और मेजोरिटी ऑफ पीपुल, मेजोरिटी ऑफ नेशंस बाकी चीज़ों से डिप्राइव्ड है। जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट केवल उन्हीं को मिल रहा है, और इस तरीके से वो उसका इस्तेमाल करके सोसाइटी में एक डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं, असमानता क्रिएट करते हैं या कर रहे हैं, जिससे हमारा सोसाइटी डिवाइड हो रहा है। वो मोनोपोली पावर के द्वारा, कॉरपोरेट पावर के द्वारा। और इस तरह से ये रिपोर्ट आने वाले चैप्टर्स में एक सॉल्यूशन खोजने की बात करता है कि क्या हो सकता है सॉल्यूशन। ध्यान रहे, आपको यहीं पे मैं क्लेरिफाई कर दूं, ये रिपोर्ट ये नहीं कहता है कि ये जो अभी का मॉडल है डेवलपमेंट का, जिसको हम लोग नियो लिबरल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, उसको हम पूरी तरह से बदल देंगे। ये रिपोर्ट ये क्लेम नहीं करता, लेकिन ये जरूर बताता कि असमानता को कैसे कम किया जा सकता, कौन सी पॉलिसी अपनाई जा सकती। जो अभी का कंपनी का मॉडल है, कॉरपोरेशंस का मॉडल है, उसको कैसे रीस्ट्रक्चर किया जा सकता, जिससे कि असमानता में कमी आए।
लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस मिले, मजदूरी मिले, उनको कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, शिक्षा मिले। तो यह एक ऐसे मॉडल की तरफ लेके जाने की बात करता है जहां असमानता कम की जा सके, लेकिन ध्यान रहे कि यह अभी के वर्तमान या समकालीन व्यवस्था को पूरी तरह से हटा देने की बात नहीं करता। ये कोई कम्युनिस्ट पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी का डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि कुछ संस्थाओं या ऑक्सफैम जैसे संस्था का एनालिसिस है एविडेंस के आधार पर कि आखिर क्या चल रहा है पूरे विश्व में। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर, मतलब गिल्डेड एज ऑफ डिवीजन। अब समझिए, लॉजिक समझिए क्यों कहा जा रहा है गिल्डेड एज ऑफ डिवीजन। एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम एग्जांपल्स व्हिच हैज बीन साइटेड इन दिस चैप्टर। आपने सुना होगा इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, डिस्कशन में, जेफ बेजोस के बारे में, जिन पे यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट के तरफ से एक केस भी चलाया जा रहा है। क्यों चलाया जा रहा है? मोनोपोली प्रैक्टिसेस की वजह से, कि मोनोपोली के द्वारा, एकाधिकारवादी प्रैक्टिसेस के द्वारा उन्होंने इतना धन अर्जित किया, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं। फिर इसमें एक मजदूर का रेफरेंस दिया गया है, जो मजदूर अमेजन का जो बिजनेस सेंटर है, फुलफिलमेंट सेंटर है नॉर्थ कैरोलिना में, वहां पर वो काम करता है। नाम है रेवरेंड रायन ब्राउन, और वो बताता है कि किस कंडीशन में उससे काम कराया जाता है। डिपिक्ट्स द वर्क environment as physically demanding, repetitive and oppressive with instances of racism and discrimination against the workers। क्या कहेंगे इसको आप? Exploitation। There is no decent work conditions। There is no sufficient pay। इसमें कहा गया है कि ये जो पेमेंट वर्कर्स को करते हैं वो पॉवर्टी वेजेज होता है। क्या होता है पॉवर्टी वेजेज? वैसी वेजेज, उतनी मजदूरी जितना से केवल आप अपना पेट भर सकें। लिविंग वेजेस नहीं। लिविंग वेजेज और पॉवर्टी वेजेज में डिफरेंस है। लिविंग वेजेस का मतलब होता है कि उतना सफिशिएंट आपको पेमेंट मिले जिससे अपना घर परिवार आप चला सके, सेविंग कर सके, अच्छा जिंदगी जी सकें। महंगाई अगर आए, कोई अकाल आए, कोई क्राइसिस आए, तो आपके पास इतना सफिशिएंट पैसा हो कि आप अपने परिवार का खर्चा अच्छे से चला सके, वो लिविंग वेजेस होता है। लेकिन इन्हें लिविंग वेजेस नहीं दिया जाता, उन्हें ओप्रेस किया जाता है, रेशियल बेसिस पर उनसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। और इस तरीके से जेफ बेजोस का धन बढ़ता है, क्योंकि उनको कम दे करके वो अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद उन्हीं का रेफरेंस देते हुए रेवरेंड ब्राउन का ये रिपोर्ट स्टेटमेंट देता है। अकॉर्डिंग टू रेवरेंड ब्राउन, सी इज पैरेलल विथ गिल्डेड एज। मतलब कि जो काम कर रहा है उसको लिविंग वेजेज ना दे करके, उसको कम पैसा दे करके उतना बड़ा मार्जिन एक व्यक्ति के खाते में जा रहा है प्रॉफिट के फॉर्म में। वही बात यहाँ बताया गया कि वेयर इमेंस वेल्थ फेल्स टू बेनिफिट दोज हु कंट्रीब्यूट टू इट। मतलब जो इतना धन पैदा कर रहा है, वर्कर जो पैदा कर रहा है, उसको पैसा ना मिल करके जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है, सीईओ है, मालिक है कंपनी का, सारा पैसा उसको जा रहा है। फिर कहता है कि ही एक्टिवली एंगेज इन वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजिंग टू कम्बैट रेसिज्म एंड एडवोकेट फॉर फेयर वेजेस। तो क्या हो रहा है कि वर्कर कह रहे हैं कि हम यूनियन बनाने का डिमांड अधिकार दिया जाए, हम अपने आप को यूनाइट करेंगे तब तो बार्गेन कर पाएंगे। लेकिन आगे के चैप्टर्स में ये बताता है कि ऐसे एक्टिविटीज को सप्रेस करने का टेंडेंसी डेवलप हुआ है पूरे वर्ल्ड में। लेबर लॉ को यूनियन बनाने के राइट को खत्म किया जा रहा है। फिर एग्जाम्पल दिया है साउथ ईस्ट एशिया का, इंडोनेशिया का, एंड इट स्टेट्स दैट द सी फूड प्रोसेसिंग वर्कर्स सप्लाई सुपरमार्केट्स लाइक अमेजोन ओन्ड होल फूड्स। मतलब आपके और हमारे घरों में हम लोग अवेयर इस बात के लिए नहीं होते हैं
कि जो अमेजोन जैसे कंपनी ऑनलाइन डिलीवरी जो करती है चीज़ों का, उसे कौन बनाता है? उनसे कम दामों पर ये काम करवा के, डेवलपिंग कंट्रीज में जो मजदूर होते हैं, सस्ते मजदूर, उनसे काम करवा के और आपके घरों में ये पहुंचाया जाता है। आप कभी सोचते हैं कि उनको कितना वेज दिया जा रहा होगा? ये रिपोर्ट बताता है, एक वर्कर का नाम लिया है सुशी, अ फॉर्मर श्रिम्प फैक्ट्री वर्कर रिकॉल्स द रिलेंटलेस वर्क विदाउट ब्रेक्स एंड परमिशन टू हाइड्रेट। मतलब उसको न तो आराम करने का अधिकार था, इवन पानी पीने का भी अधिकार नहीं है। और वहां से जो वर्कर काम करते हैं वो सारा मटेरियल प्रोडक्शन करके अमेजोन को भेजा जाता है और अमेजोन आपके और हमारे के यहाँ बेचता है और उससे प्रॉफिट कमाता है। लेकिन उस प्रॉफिट में उनका कोई हक नहीं है, वो उसी कंडीशन में जी रहे हैं। और इसके जो मालिक हैं जेफ बेजोस, वो स्पेस का ट्रेवल कर रहा है। तो इस बात को ये कहता है। देन अगेन ये कहता है कि सिंस 2020 द वर्ल्ड हैज फेस्ड इमेंस चैलेंजेस hitting the poorest including women, racial minorities and marginalized groups the hardest. COVID-19 conflicts, worsening climate change and rising living costs have exacerbated the division. इस दौरान जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरह से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, कोविड-19 आया, रशिया यूक्रेन में वॉर हो रहा है, इसमें ये डिवीजन जो रिच और पुअर के बीच है ये और बढ़ा है। इसेंशियल कॉस्ट स्काई रॉकेटेड सिंस 2021, लिविंग फैमिलीज एंग्जियस अबाउट अफोर्डिंग बेसिक एमिनिटीज। 2020 से 24 तक के बीच में जो आप परिस्थिति देख रहे हैं, प्राइसेस बढ़े हैं, मजदूरों को उनका पेमेंट नहीं मिल रहा, लाइफ और हार्ड हो गया है। एक पोल पर क्या हो रहा है, इनकम इतना बढ़ रहा है कि उसको रखने के लिए जगह नहीं है। ये रिपोर्ट बताता है कि आने वाले कुछ सालों में, आप तो अभी बिलियनियर्स का नाम सुनते हैं, ट्रिलियनियर्स हो जाएंगे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ पीपुल अपने बेसिक नीड्स के लिए अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। क्यों? क्योंकि धन का संकेंद्रण कुछ ही हाथों में, कुछ ही लोगों में है। आप इंडिया में भी देख सकते हैं, कोविड-19 में कितने बड़े बड़े करोड़पतियों का कितना 100% इनकम बढ़ा है, वेल्थ बढ़ा है। सो अमिड क्राइसिस, रिपोर्ट बताता है कि इस क्राइसिस के बीच में, जो ये क्राइसिस कोविड-19 रहा, वॉर जो चल रहा है, इसी के बीच द वर्ल्ड्स वेल्दिएस्ट इंडिविजुअल्स सी अनप्रेसिडेंटेड गेन्स। क्या मतलब हुआ कि इस क्राइसिस के बीच में ही जो बड़े बड़े धनी धनी लोग हैं पूरे विश्व में, उनको अनप्रेसिडेंटेड, अप्रत्याशित मुनाफा हुआ, अकुमुलेटिंग 3.3 ट्रिलियन। समझिए, इस दौरान 20 से 24 की अगर बात करें तो इस दौरान जो बड़े बड़े वेल्दियर, मतलब धनी धनी लोग हैं टॉप लेवल के, उनका धन अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है। और कितना तक बढ़ा है? 3.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर। आप इमेजिन करिए, अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं हम इंडिया में, और ये 4 साल में इतने बड़े बड़े धनी लोग 3.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर कमाए हैं। प्रोजेक्शन सजेस्ट a 44% rise in millennials and a 50% surge in individual worth 50 million and above by 2027। मतलब एक प्रोजेक्शन के हिसाब से ये 44% राइज जो हुआ है मिलेनियर्स के नंबर में हुआ है, और ये आने वाले समय में और 50% तक 2027 तक बढ़ सकता है। फिर ये रिपोर्ट कहता है कि इफ करंट ट्रेंड परसिस्ट, जिस तरह से इनका इनकम बढ़ रहा है, अगर ये कंटिन्यू रहा तो आने वाले कुछ सालों में या 10 सालों में हम पहला ट्रिलियनियर देख सकते हैं। बिलियनियर अभी हम लोग सुनते थे, मिलेनियर सुनते थे, मिलेनियर, बिलेनियर एंड ट्रिलियनियर।
अभी तक कोई ट्रिलियनियर नहीं हुआ। अब समझिए कि जब ट्रिलियनियर होगा तो उसके पास कितनी अथाह संपत्ति होगी, ये रिपोर्ट बताता है। फिर कहता है कि अगर इस तरह की परिस्थिति आती है तो हम आने वाले 230 सालों तक भी पॉवर्टी को खत्म नहीं कर सकते, निर्धनता को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि इससे इनइक्वालिटी बढ़ रही है, डिवीजन बढ़ रहा है। और आपको इस रेट पर अगर मिलेनियर्स ट्रिलियनियर्स धन कमाएं तो आने वाले 200-250 सालों तक भी आप पॉवर्टी को खत्म नहीं कर सकते। फिर कहता है ये रिपोर्ट, द ग्लोबल नॉर्थ होस्टिंग 21% पॉपुलेशन, जो हमने बताया है आपको कि ग्लोबल नॉर्थ केवल 21% पॉपुलेशन रखता है, वहां रिजाइड करता है, रहता है, लेकिन उसके पास धन का 74% सकेंद्रन है। जबकि ग्लोबल साउथ में जो दक्षिणी देश हैं वहां पर 70% के आसपास पॉपुलेशन रहता है, जबकि मात्र 25% धन का उनके पास। ये सोचिए कितना बड़ा डिवाइड है ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ के बीच। उनके पास जनसंख्या कम है और धन ज़्यादा है, आपके पास जनसंख्या ज़्यादा है, धन कम है। ये बहुत बड़ा डिवाइड है, ये बताता है। फिर ये बात इसमें कही गई है जिसको आपको समझना चाहिए कि क्या कॉलोनियलिज्म खत्म हो गया है। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि या कॉलोनियलिज्म खत्म हो गया। ये रिपोर्ट कहता है कि नहीं, कॉलोनियलिज्म एक नए फॉर्म में, जिसको आप न्यू लिबरल इकोनॉमी कहते हैं, न्यू लिबरल कैपिटलिज्म कहते हैं, उस फॉर्म में काम कर रहा है। मतलब जो कॉलोनियल पीरियड में बड़े बड़े कॉरपोरेशंस बने थे या उनके बनने से जो बड़े बड़े कंट्री ग्लोबल नॉर्थ के प्रोस्पेरस हुए थे, रिच हुए थे, धनी हुए थे, आज वही कॉरपोरेशंस हैं बड़े बड़े जो 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 मुट्ठी भर हैं और पूरे वर्ल्ड को अपने हिसाब से चला रहे हैं। मतलब ये हुआ कि जो अच्छी अच्छी चीज़ें जैसे टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीनरी है, फार्मा इंडस्ट्री है, उन सब पे उन्हीं का कंट्रोल है। जबकि कच्चे माल पर आधारित जो उत्पाद हैं वो आज भी डेवलपिंग कंट्री से बन के वहां जाता है रॉ मटेरियल के रूप में, और उससे वो फिनिश प्रोडक्ट बना करके और आपके यहाँ और हमारे के यहाँ बेचते हैं। रिपोर्ट आर्ग्यू कर रहा है, कह रहा है, आप सुनिए इस चीज को, कि ग्लोबल इकोनॉमी डिस्प्रोपोर्शनेटली फेवर्स द वेल्थिएस्ट इंडिविजुअल्स ऑफन बेनिफिटिंग फ्रॉम ड्यूरिंग द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। समझ रहे हैं आप बात को, कि जो आज इतने बड़े वेल्दी हैं ये कॉलोनियल पीरियड के समय से इनको बेनिफिट मिल रहा है और इस वजह से ये इतने पावरफुल हैं। तो आप कॉलोनियलिज्म को खारिज नहीं कर सकते। फिर कहता है रेशियलाइज्ड ग्रुप्स पार्टिकुलरली ब्लैक हिस्पैनिक इंडिविजुअल्स होल्ड फीवर शेयर इन कॉर्पोरेशंस कंपेयर टू देयर व्हाइट काउंटर पार्ट्स हिंडरिंग इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। बताता है कि जो यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिका है, वहाँ के पूरे शेयर होल्डिंग में कितना किसका रिप्रेजेंटेशन है, तो मोस्टली शेयर होल्डर वाइट हैं, वाइट में भी मेल हैं, और हिस्पैनिक और लैटिन जो पीपल है, हिस्पैनिक पीपल या अफ्रीकन ब्लैक पीपल हैं, उनके पास नगण्य है शेयर होल्डिंग। सेम परिस्थिति इंडिया में है, सेम परिस्थिति चाइना में है, रशिया में है। कुछ लोग, फ्यू लोगों के हाथ में ये सारा का सारा कंट्रोल है। फिर कहता है इन यूएस द डेटा हैज बीन गिवन एंड आई एम रीडिंग दैट पैराग्राफ। इन यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द टॉप 0.1% कंट्रोल नियरली 20% ऑफ कॉर्पोरेट इक्विटीज। इक्विटीज एक तरह का शेयर होता है, उसमें मालिक की तरह उसको ट्रीट किया जाता है कंपनी में। वहां पर जो टॉप ऊपर के 0.1% लोग हैं उसमें 20% कॉर्पोरेट इक्विटी को कंट्रोल करते हैं, होल्ड करते हैं, जबकि बॉटम नीचे का 50%, आप सोचिए ऊपर का 0.1% लगभग 20% कॉर्पोरेट शेयर को, इक्विटीज को होल्ड करता है, और नीचे का
50% केवल 1% कॉरपोरेट इक्विटी को होल्ड करता है। अब समझ रहे हो इतना बड़ा डिफरेंस। 50% पॉपुलेशन के पास मात्र 1% और 0.1% पॉपुलेशन के पास 20%। फिर कहता है ये रिपोर्ट, indicating significant wealth concentration. Similarly, in OECD countries, the richest 10% hold 85% of capital ownership assets, reflecting economic plutocracy rather than democracy. This is very big comment. क्या है कि यूरोप OECD कंट्रीज की अगर हम बात करें, जिसको कहा जाता है कि एडवांस्ड इकोनॉमीज, डेवलप्ड इकोनॉमीज, वहां पे 10% जो रिचेस्ट हैं वो 45%, 85%, नॉट 45%, 10% लोग 85% जो कैपिटल होता है, पूंजी होता है, उस पर आधारित जो धन होता है उसको होल्ड करते हैं। और ये बताता है कि यह आर्थिक लोकतंत्र या डेमोक्रेसी नहीं है, प्लूटोक्रेसी है। प्लूटोक्रेसी में क्या होता है? एक लोगों का ग्रुप होता है, कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो पूरे इकोनॉमिक सिस्टम पर अपना होल्ड रखता है, अपने हिसाब से चलाता है। मतलब कुछ ही लोगों के हाथ में सारे संसाधनों का अधिकार होता है। तो ये रिपोर्ट आर्ग्यू करता है कि ये डेमोक्रेसी नहीं है सर, ये प्लूटोक्रेसी है, जिसमें केवल कुछ ही लोग धन अर्जित करते हैं, उन्हीं के पास सारा फैसिलिटी होता है, वही डिग्निफाइड लाइफ जीते हैं, जबकि बाकी के पास नगण्य आर्थिक क्षमता होती है। फिर ये रिपोर्ट क्या कहता है? फिर ये रिपोर्ट कहता है, समझिए इस बात को, आज चर्चा हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जब जीते थे उसमें कितना बड़ा रोल था पूंजीपतियों का, फेसबुक का। फेसबुक एक कंपनी है, मेटा एक कंपनी है, गूगल एक कंपनी है। उसके बारे में ये रिपोर्ट चर्चा करता है कि द सुपर रिच नॉट ओनली विल्डेड इन्फ्लुएंस विद इन देयर कॉरपोरेशन। ये सुपर रिच जो होते हैं, जो बड़े बड़े सीईओ होते हैं, बड़े बड़े शेयर होल्डर होते हैं, वो केवल अपने कंपनी और कॉरपोरेशन के अंदर ही प्रभाव नहीं डालते, बल्कि influence within their corporation but also shape state laws and policies। मतलब केवल कॉरपोरेशन के अंदर ही उनका प्रभाव नहीं है, बल्कि ये जो राज्य की पॉलिसी होती है, किसी सरकार की पॉलिसी होती है, उसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं। समझिएगा कैसे। विथ ओवर 11% ऑफ बिलियनियर्स हैविंग हेल्ड पॉलिटिकल ऑफिसेज और बिकम पॉलिटिशियंस। कैसे? पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करके, चुनाव लड़के, मंत्री बन के, विधायक बन के पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके साथ साथ यह भी बात कहा गया है कि इनके द्वारा जो सजेशन दिया जाता है उसको इजीली सरकारें मान जाती हैं, क्योंकि इनके पास पैसा होता है, पॉलिटिकल फंडिंग करते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों को कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड दैट इज व्हाई द डिमांड्स ऑफ द पुअरर पीपल could not be heard by the political dispensation, but the recommendation and demand made by these powerful peoples could be heard easily and implemented easily। समझिए इस बात को। आपने लॉबिंग का नाम सुना होगा। लॉबिंग पर ये खर्च करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देते हैं और अपने फेवर में पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, बनवाते हैं, दोनों तरीके से, बाहर से भी भीतर से भी। पार्लियामेंट में बैठ के, लेजिस्लेचर में बैठ के, लॉ मेकिंग में बैठ के, पॉलिसी मेकिंग में बैठ के, और बाहर से चंदा दे के, मिनिस्टर, विधायक, नेता को सपोर्ट करके। ये रिपोर्ट कहता है कि रिसर्च इंडिकेट्स दैट द पॉलिसीज फेवर्ड बाय वेल्दी आर मोर लाइकली टू बी इंप्लीमेंटेड, contributing to a skew in policy outcomes that benefit the rich। मतलब वैसे पॉलिसी को बनाना जिससे रिच को फायदा हो। बट नाम किसका लिया जाए? लोगों का। फिर ये रिपोर्ट कहता है कि दिस कंसंट्रेशन ऑफ पावर हैज ड्रिवन
ड्रिवन डाउन द इकोनॉमिक शेयर्स फॉर द मेजोरिटी। मतलब कि इस तरह का जो कंसेंट्रेशन ऑफ पावर है, पॉलिटिकल पावर, वेल्थ का पावर, इकोनॉमिक पावर, इससे क्या होता है कि जो मेजोरिटी का जो इकोनॉमिक शेयर है पूरे अर्थव्यवस्था में, वो कम होता है, वाइल इंक्रीजिंग द वेल्थ ऑफ सुपर रिच। जबकि उनके एक्सपेंस पे, गरीबों के एक्सपेंस पे, जो इकोनॉमिकली कमजोर है उनके एक्सपेंस पे सुपर रिच का प्रॉफिट बढ़ता जाता है। फिर रिपोर्ट कहता है, फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ दिस रिपोर्ट एग्जामिन द कनेक्शन बिटवीन कॉर्पोरेट पावर एंड वेल्थ कंसेंट्रेशन अमॉन्ग अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ कैपिटल ओनर्स, प्राइमरली रीच इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। तो मतलब ये है कि इस चैप्टर के बाद, ये चैप्टर क्या था, द गिल्डेड एज ऑफ डिवीजन। इसके बाद जो सब्सिक्वेंट चैप्टर्स हैं, यानी कि चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, वहां तक ये रिपोर्ट क्या डिस्कस करता है, बताता है फॉलोइंग जो चैप्टर्स हैं उसमें, कि कैसे कॉरपोरेट पावर, यानी कि जो कंपनीज का पावर है, मल्टीनेशनल कंपनीज का जो पावर है उसके, और जो धन का केंद्रीकरण है उसके बीच में क्या कनेक्शन है, और कैसे इस कनेक्शन की वजह से कैसे कुछ लोग जो होते हैं उनके पास अथाह धन आता है, जबकि एक दूसरा ग्रुप जो है, जो जिसको मेजोरिटी या बहुमत में रहने वाला जो ग्रुप है, उसके पास अपना पेट चलाने के लिए भी, आए दिन के खर्चे को चलाने के लिए भी पैसा नहीं होता, वो रोज स्ट्रगल करता है। जबकि किसी एक ग्रुप के पास, छोटे से सेलेक्ट ग्रुप के पास इतना अथाह पैसा है कि आने वाले 200 साल भी अगर वो नहीं कमाएं तो उनका पेट आराम से चल सकता है। इन चीजों का डिस्कशन आगे के चैप्टर्स में किया गया, और उसको ब्रीफ में मैं यहां पे बता दूंगा और फिर बाद में इसका डिटेल चर्चा करूंगा। तो चैप्टर 2 क्या डिस्कस करेगा, investigates how market concentration and monopolies contribute to corporate dominance and global inequality। मतलब इस बात का इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण करेगा अगला चैप्टर 2, कि कैसे मार्केट कंसेंट्रेशन और मोनोपोली के कंट्रीब्यूशन से मार्केट में कुछ लोगों का डोमिनेंस है, और उस डोमिनेंस से वैश्विक असमानता बढ़ रही है। फिर तीसरा चैप्टर विश्लेषण करेगा, इन चैप्टर 3 it analyzes how corporate power perpetuates inequality by exploiting workers, evading taxes and advocating for state privatization। मतलब जो तीसरा चैप्टर है वो एनालाइज करेगा कि कैसे कॉरपोरेट पावर्स जो है, एक बार पावर एक्वायर करने के बाद कैसे इनइक्वालिटी को परपेचुएट करता है, मतलब हमेशा हमेशा के लिए सच्चाई बना देता है। और ये कैसे करता है, इसको कैसे कंटिन्यू परपेचुएट करता है, बाय एक्सप्लॉइटिंग वर्कर्स, इवेडिंग टैक्सेस एंड एडवोकेटिंग फॉर स्टेट प्राइवेटाइजेशन। मतलब कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो वर्कर को एक्सप्लॉइट करो, लेबर लॉ को कमज़ोर करो, यूनियन या कहें कि जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट है उसको कमज़ोर करो, यूनियन मत बनने दो, टैक्स को ज़्यादा से ज़्यादा चुराओ, इवेजन ऑफ टैक्स चुराना, टैक्स को चुरा के, और हेल्थ, एडुकेशन या जो भी पब्लिक सर्विसेज है उसको प्राइवेटाइज करके क्या करता है, इस इनइक्वालिटी को बढ़ाता है, और साथ ही साथ मोनोपोली और कॉरपोरेट पावर को बढ़ाते जाता है। फिर ये रिपोर्ट कहता है कि जो चौथा पार्ट है, जो चौथा में, उसमें हम रिकमेंडेशन की बात करेंगे। मीन्स ऑफर रिकमेंडेशन फॉर एड्रेसिंग कॉरपोरेट पावर एंड प्रोमोटिंग मोर इक्विटेबल सोसाइटीज। तो दोस्तों ये था आपका पहला चैप्टर, द गिल्डेड एज ऑफ डिवीजन, एंड आई हैव स्पोकन about this chapter on the basis of the report, on the basis of the evidence, the experience of the workers, laborers, which has been referred in this
report. So this report is based on evidence, concrete evidence, fact, and that is why it is very important to understand this report in entirety, so that you can get a clear picture of the functioning of this world, right? So with this I will conclude this chapter here, and I will request that please see the previous video, please watch this video, give your comments, give your reply, give your suggestions, and subscribe and like my channel. And in coming days I will deliver lecture on upcoming chapters, that is chapter 2, 3 and 4. So thank you so much once again for your support, love and all things. Thank you.